स्नेह माथे के पसीने को पोंछती हुई पानी पानी बोलती है दबी सहमी आवाज में। नमस्कार यात्रियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कथा कहानी एक्सप्रेस पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी के पहले भाग को इतना प्यार देने के लिए। तो आपकी फरमाइश पे हाजिर हूँ मैं कहानी के दूसरे भाग के साथ। अम्मा ने स्नेह को पानी का गिलास थमाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ बताओगी? अम्मा, क्या यह एक सपना था? मैं सपना देख रही थी। अम्मा, हाँ शायद, सर हिलाते हुए। अम्मा, आपके बताए अनुसार मैंने कल रात को माँ को पुकारा था, लेकिन जब माँ बहुत पुकारने पर भी नहीं आई, मैं रोते रोते शायद सो गई होंगी। तभी मुझे एक तेज प्रकाश की पुंज से एक बहुत सुंदर स्त्री आती दिखी और मेरे पास आसपास सब तेज महक से सुगंधित हो उठा। कुछ क्षण के लिए तो मैं भूल ही गई थी कि ये है कौन, लेकिन फिर मुझे आपके द्वारा बताई हुई बातें याद आई। तब मुझे यकीन हो गया यह कोई और नहीं, यह मेरी माँ है। फिर आपने जैसा बताया था, मैंने माँ से अपने दिल की सारी बातें बताई और माँ ने मुझे बहुत स्नेह किया। आप सच बोलती थी माँ, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मुझसे बहुत स्नेह करती हैं। लेकिन फिर माँ पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गई। तभी मैं माँ चिल्ला रही थी, अम्मा मैंने देखा माँ बहुत बहुत सुंदर है। पहले कुछ क्षण तो अम्बा अचंभित हुई, फिर सोचा बच्ची ये शायद ऐसे ही बोल रही होगी। अम्मा मन ही मन चिंतन करती है, यार वैसे इत्र की महक तो अभी भी कमरे में है। क्या सच में माता रानी ने स्नेह को दर्शन दिए? लेकिन यह तो कलयुग है, इसमें मेरे जैसे परम भक्त को तो दर्शन हुए नहीं, तो इसको एक ही दिन में कैसे दर्शन हो सकते हैं? जरूर यह मेरे मन का वहम है। स्नेह तो बच्ची है, कुछ भी बोलती है, लेकिन अपने मन की मनोदशा को संभालती अम्मा स्नेह से बोली, हाँ बेटा, मैंने बोला था ना, माता रानी अपने बच्चों के पास जरूर आती है। चलो अब सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है। अब स्नेह वापस सो जाती है और सुबह सभी के साथ खाना खाते हुए स्नेह के चेहरे पर एक अलग ही चमक देखने को मिलती है, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस बात पर टिप्पणी करते हुए मिश्रा जी बोले, यह चेहरे पर लीपापोती के लिए स्कूल की फीस नहीं भरता हूँ मैं। अगर पढ़ाई ना संभल पा रही हो तो मुझे बता दो, मैं पैसे बहुत मेहनत से कमा रहा हूँ और उनको मैं तुम्हारी लीपापोती में खर्च नहीं कर सकता। स्नेह आंखों में आंसू लिए सर झुकाए टिफिन उठा के स्कूल बस की तरफ चल दी। लेकिन यह सब बातें स्नेह के मन में घर कर गईं। स्नेह ने अब फैसला कर लिया कि वह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके ही अपने पिता का नाम रोशन करेगी। इस बात ने स्नेह को दिन रात पढ़ने को मजबूर कर दिया। वह सभी के दुर्व्यवहार को अनदेखा कर लग गई अपनी पढ़ाई में और हमेशा स्कूल में टॉप भी किया, जिस वजह से मिश्रा जी को स्नेह के स्कूल में बुलाकर सम्मानित किया जाता है। लेकिन मिश्रा जी तो ठहरे रूढ़िवादी सोच के। मिश्रा जी के अंदर से बहुत खुशी थी, वह अंदर से बहुत खुश थे कि जो काम बेटों ने नहीं किया वह इस अनचाही औलाद ने कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी रूढ़िवादिता को पीछे कैसे छोड़ देते। इस वजह से स्नेह को फिर से उन्होंने तीखे वचनों में बोला, अरे अरे ठीक है, इतनी भी कोई खुश होने वाली बात नहीं है। छोटे मोटे स्कूल में हर कोई टॉप कर लेता है, जब बड़े स्तर पर टॉप करना तब बात अलग होगी। लेकिन स्नेह ने इस बात को कभी भी नकारात्मक तरीके से नहीं लिया। उसने हमेशा इन वचनों को सकारात्मक तरीके से लिया और उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह अपने पिता का यह सपना भी पूरा करके दिखाएगी। जबकि मिश्रा जी के दिमाग में कोई सपना था ही नहीं, वह तो स्नेह से छुटकारा पाना चाहते थे। मिश्रा जी घर आकर यह बात अपनी मिश्राइन को बताने लगे कि किस तरह उनको पहली बार अच्छा लगा कि उनको बहुत सम्मानित किया गया।
लेकिन इस अनचाही औलाद की वजह से सम्मान मिला है। यही अगर मेरे दोनों अनमोल रत्नों ने किया होता तो बात ही कुछ अलग होती। लेकिन चलो ठीक है, छोड़ो। मिश्राइन बड़े तीखे शब्दों में बोलती हैं, चलो ठीक है, अब इसमें टॉप कर भी लिया है, स्कूल भी हो गया है, अब इसकी शादी करवा दी जाए। लेकिन यह बात जैसे ही अम्मा को पता चलती है, वह तुरंत ही स्नेह को बताती है कि किस तरह उसके घर में शादी की बात चल रही है। वह स्नेह से बोलती हैं कि मुझे तुम्हारे पिताजी थोड़े से खुश लग रहे हैं, तुम जाकर उनसे अपने पढ़ाई की बात क्यों नहीं कर लेती हो, जिससे तुम आगे से पढ़ सको। यह बात जैसे ही स्नेह को पता चली, स्नेह ने ना आगे देखा ना पीछे, वह सीधे गई अपने माता पिता के कमरे में और उनसे बोलती है, पिताजी, आज तक मैं आपसे कुछ नहीं मांगी, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे आगे पढ़ने की इजाज़त मांगती हूँ। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। मिश्राइन नाम इशारा करते हुए मिश्रा जी को देखती है, लेकिन मिश्रा जी आज पहली बार सम्मानित होने के कारण अंदर से इतने खुश थे कि उन्होंने मिश्राइन को अनदेखा कर दिया और सोचा, चलो ठीक है, कौन सा मेरी जेब से पैसा लग रहा है, स्कॉलरशिप मिली है, इसको आगे पढ़ने देता हूँ। एक तो नज़रों के सामने से बला टलेगी और समाज में मेरा नाम होगा कि मिश्रा जी ने अपनी लड़की को कितनी अच्छी कॉलेज से पढ़ाया है। अब वो मिश्राइन से बोले, अरे यार ठीक है, पढ़ लेने दो, इसको वैसे भी गवर्नमेंट सीट मिल रही है, कम पैसे में पढ़ाई भी हो जाएगी और सोसाइटी में नाम भी बना रहेगा। इस तरह इसने बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करने लगती है। अब सारी चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं उसके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप का स्नेह अभी भी उसको नहीं मिल पाया था। लेकिन एक दिन कंपनी से घर की ओर जाते हुए रास्ते में उसको भीख मांगते हुए बहुत से बच्चे दिखाई पड़ते हैं, जिनको ज़बरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर किया गया था, क्योंकि वह अनाथ थे। उनमें से एक बच्चे को स्नेह देखती है और उसकी आंखों में देखते हुए वह उनसे पूछती है कि भूखे हो क्या, भूख लगी है। उन आंखों में देखकर स्नेह का मानो कलेजा निकला जा रहा था। उसने उसे बहुत से सामान देकर बहुत प्यार से गले लगाया और बोला, बेटा तुम भीख मत मांगा करो। उसे बेटे ने अम्मा कहा और कहा, अम्मा मेरे माँ बाप नहीं है, जिस कारण मुझे भीख मांगने पर विवश होना पड़ा है। अगर मेरे माँ बाप होते तो क्या मुझे स्नेह नहीं करते? क्या आप मुझे खाना पीना दिला रही होती? क्या वो मुझे खाना पीना नहीं दिलाते? इस बात ने स्नेह का कलेजा चीर दिया था। बहुत दिनों तक स्नेह इस घटना के बारे में सोचती रही। फिर उसने अम्मा को फ़ोन मिलाकर अम्मा से बात करी और अम्मा को सारा घटनाक्रम समझाया। तो अम्मा ने उससे कहा, बेटा तू चिंता मत कर, जिसका कोई नहीं होता उसकी माता रानी होती है। माता रानी का नाम सुनते ही स्नेह अपनी उस सपने को याद करती हुई सोचती है, माता रानी भी यही कह रही थी कि जिसका कोई नहीं होता है उसके पास मैं किसी न किसी अम्मा को ज़रूर भेजती हूँ। और इतना ही कहकर वह विलुप्त भी हो गई थी। और आज इस बच्चे ने भी मुझे अम्मा कहा, तो क्या दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हैं? क्या माता रानी ने मुझे ही इस काम के लिए चुना है? इतना सोचती हुई स्नेह सो जाती है और दूसरे दिन वापस से अपने कामों में बिजी हो जाती है। लेकिन आज फिर ऑफिस से घर जाते हुए रास्ते में उसको वही बच्चे मिलते हैं। स्नेह की ललक उन बच्चों के लिए अब रह ना सकी और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि मुझे तो स्नेह ना मिला, लेकिन इन बच्चों को माता पिता के स्नेह की कमी कभी नहीं महसूस होने दूंगी। इसलिए स्नेह ने अपनी नौकरी की सारी जमा पूंजी इन बच्चों के लिए एक घर बनाने में लगा दी, जो आज अम्मा के स्नेह के नाम से जाना जाता है। और आज स्नेह हजारों बच्चों की अम्मा है। स्नेह का मानना है कि माता रानी हमको हमारे मुश्किल समय में ज़रूर रास्ता दिखाती है, क्योंकि अगर बचपन में ही मुझे स्नेह मिल गया होता तो आज मैं सबकी अम्मा ना होती।
और ना ही अम्मा का स्नेह नाम से घर होता। तो देखा दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है और सच्ची घटना होने के कारण हमको इससे यह भी सीखने को मिलता है कि इस कहानी में जिस तरह अम्मा को लगा कि यह तो कलयुग है, तो स्नेह को माता रानी कैसे दर्शन दे सकती हैं, और वह भी सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही। तो दोस्तों, हम लोग तो माता रानी के ही बच्चे हैं, और जो भी सच्चे मन से बिल्कुल पूर्ण समर्पण से माता रानी को कोई भी बच्चा पुकारे तो माँ ज़रूर आती हैं। जिस तरह छोटे बच्चों का व्यवहार ही होता है अपनी छोटी छोटी बातों पर रोने लगने का और माँ को पुकारने लगने का, लेकिन माँ उनको देखते ही समझ जाती है कि अभी मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर वही बच्चा बहुत अधिक भूखा होने पर जैसे ही माँ पुकारता है, तुरंत ही माँ अपने सारे काम को छोड़कर उसके सामने शीशी बोतल लेकर पहुँच जाती है और उसको दूध पिलाने लगती है। उसी तरह हमारी माता रानी भी जानती है कि अभी मेरा बच्चा छोटी मोटी दिक्कतों में है, वह यह दिक्कतें झेल सकता है, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि अब मेरे बच्चे को मेरी आवश्यकता है, वह ज़रूर किसी माध्यम से हमको संकेत अवश्य देती हैं और हमको यह ज़रूर दिखाती है। बस ज़रूरत है कि हमें उनके संकेत को समझकर उस राह पर अग्रसर होने की। जिस तरह स्नेह ने माँ के संकेत को समझा और उस पर अग्रसर होकर यह सपना पूरा किया, उसी तरह हम लोगों को भी माँ आए दिन किसी न किसी रूप में रास्ता ज़रूर दिखाती हैं। जैसे कभी कभी हमारा मन किसी बात को करने के लिए गवाही नहीं देता है, तो वह काम हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मन में माँ विराजमान है और हो सकता है माँ ही हमको संकेत दे रही हो कि यह काम सही नहीं है। इसलिए उस संकेत को मानते हुए उस काम को छोड़ देने में ही भलाई है। तो इस नवरात्रि आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ नए सफ़र की ओर। तब तक के लिए जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।